हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में, सॉरी पार्ट 4 के बारे में। और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। और अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो अभिलेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभिलेख क्या है? तो अभिलेख पत्थर या चट्टान पर खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो वो अभिलेख होते हैं, मतलब उन पर पत्थर या चट्टानों पर कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो वो अभिलेख होते हैं। ठीक, तो अभिलेखों का जो अर्थ है वो कैसे निकाला जाता है? तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है हम ये देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई अभिलेख है और इस पे ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। अब हमें ब्राह्मी लिपि तो नहीं पता ना कौन सी है, तो मान लीजिए हम ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कर रहे हैं, एक अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में मिला है और हम उसे नहीं जानते, तो मतलब हम उसका अभिलेख का अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो ब्रह्म अब हम जो अभिलेख मिला है हमें वो ब्राह्मी लिपि में है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं देखते हैं। भारतीय पुरातत्व में क्या है, जो भारतीय आधुनिक भाषाओं में जिन लिपियों का प्रयोग होता है उनमें जो सभी का मूल है, यानी कि सभी में जो मेन है वो कौन सी लिपि है? वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में प्रयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों का। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? 18वीं सदी में जो यूरोप के विद्वान थे उन्होंने भारतीय पंडितों की मदद से आधुनिक बंगाली की और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन जो है वो शुरू कर दिया। तो पहले देखते हैं यूरोपीय विद्वान क्या है। यूरोपीय विद्वान का मतलब है जो यूरोप के विद्वान हैं, यूरोप में रहते हैं और वो लिपि विपि के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ रखते हैं। ठीक है, और भारतीय पंडित यानी कि भारत के पंडित। ठीक है, और आधुनिक बंगाली यानी कि आधुनिक बंगाल की भाषा बंगाली। और देवनागरी लिपि क्या होती है? जो मैंने आपके सामने हिंदी ये लिख रखी है, एक मिनट, दिख ही नहीं रही होगी, साफ करके दिखाती है। ये जो लिपि लिखी हुई हिंदी दिख रही है आपको, ये देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। ठीक है, तो हम हिंदी का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी लिपि है? वो हिंदी की देवनागरी लिपि है। तो कई पांडुलिपियों का ऐसे ही अध्ययन शुरू कर दिया, सारी भाषाओं को मिलाकर। ठीक है, अध्ययन करने के बाद क्या है, इन और जो प्राचीन नमूने मिले थे उनकी चर्चा की, उनकी तुलना करी। ठीक है, चर्चा करी, उनके बारे में तुलना भी करी। फिर क्या हुआ, विद्वानों ने ये अनुमान लगा लिया कि संस्कृत में लिखे हुए प्राचीन अभिलेख प्राकृत थे। ठीक है, वो जो हमें संस्कृत में अभिलेख मिले हैं लिखे हुए, वो कौन से थे? वो प्राकृत थे। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये अनुमान लगाया वहाँ के विद्वानों ने। फिर अब हम देखते हैं, और वो क्या करा उन्होंने 1838 में, जब क्या नाम है, उन्होंने क्या करा, जो उन्हें अभिलेख मिल गए, सुनिए ध्यान से सुनिए पहले। ठीक है, जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो वास्तव में क्या थे? वो प्राकृत थे, मतलब कि वो संस्कृत के नहीं थे। उन्होंने जब अनुमान लगाया तो उन्हें ये पता चला संस्कृत के में लिखे गए जो अभिलेख हैं वो वास्तव में क्या है? वो प्राकृत थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में थे। तो फिर कई दशकों तक उन्होंने क्या करा, अभिलेख कई दशकों के बाद तक अभिलेख वैज्ञानिकों में जो है वो परिश्रम करते रहे। ठीक है, उनकी जो है खोज निकालने की कोशिश करते गए। तो फिर क्या हुआ कि जो अशोककालीन ब्राह्मी लिपि है 1838 में जो है उस लिपि की खोज कर ली गई 1838 में। फिर क्या हुआ, खरोष्ट लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो हिंदी यूनानी राजाओं के द्वारा सिक्के जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाते थे। ठीक है, तो शासकों ने क्या करा, जो हिंदू यूनानी राजाओं द्वारा जारी किए गए सिक्के थे उन आसानी से प्राप्त तो हो जाते थे वो, और इन सिक्कों पर क्या था? राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में जो थे वो लिखे गए थे। तो यूनानी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले जितने भी यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने क्या करा, अक्षरों की तुलना करी। ठीक है, तो अक्षरों की तुलना जो है उन्होंने कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों में प्रयुक्त अपोलोडोट्स ये एक मिनट, अपोलोडोट्स नाम जो है वो एक ही प्रतीक मान लिया गया। तो दोनों लिपियों में जो प्रयोग होता था कौन सा? अपोलोडोट्स। ठीक है, नाम लिखने के लिए एक ही प्रतीक जो था वो यूज होता था। ठीक है, तो क्या हुआ, क्यों प्रयुक्त जो था वो किया गया है? क्योंकि जो प्रिंसिप थे खरोष्टी लिपि में लिखे गए जो अभिलेखों की भाषा थी उसे भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की गई, और लंबे समय तक जो है अभिलेखों को पढ़ना जो है आसान हो गया। ठीक है, तो उन्होंने जब
अ शब्द का प्रयुक्त किया, आ शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। प्रिंसेप को ये पता चल गया कि ये जो अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा के रूप में, मतलब उनकी जो पहचान है वो प्राकृत भाषा के रूप में की गई, यानी कि प्राकृत भाषा के अभिलेख, ठीक है, थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि देवनागरी और प्रियदर्शी। तो अभिलेखों में जो अशोक के नाम के, जो हमें अभिलेखों में क्या, अशोक के नाम का जो अभिलेख है उसका उल्लेख नहीं मिलता। अशोक के अभिलेखों में अभिलेख जो अशोक का नाम है उसका उल्लेख नहीं मिलता, केवल उसके द्वारा प्राप्त की गई उपाधियों का जो है उल्लेख मिलता है। तो अशोक के द्वारा प्राप्त की गई उपाधियाँ, एक है देवनापीढ़ी और दूसरी प्रियदर्शी। देवनापीढ़ी का मतलब होता है देवताओं का पीढ़ी, और प्रियदर्शी का मतलब देखने में सुंदर। तो फिर क्या है, जो अशोक के अभिलेख हैं, अभिलेखों के अध्ययन के पश्चात जो उनकी विषय शैली है, ठीक है, भाषा है और पुरालिपि विज्ञान, और सब में जो है वो समानता देखने को मिलती है। मतलब जो जो चीज़ भी वो मैच करते हैं अभिलेखों में, वो सब जो हैं वो एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर क्या हुआ, अभिलेखों को एक ही शासक द्वारा लिखवाया गया होगा, ये अनुमान लगा लिया गया, ठीक है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जितने भी अभिलेख हैं सारे के सारे ये एक ही शासक के द्वारा लिखवाए होंगे। अब हम एक जो डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, और वो भी 8 मार्क्स में, ठीक है, 8 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब हम पढ़ेंगे अभिलेखों की साक्ष्य जीव, और ये बहुत एक बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको हम यूँ ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि अभिलेखों की साक्ष्य सीमा, यानी कि जो अभिलेख होते हैं उनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, या फिर उनकी कमियां क्या होती हैं, या फिर उसकी समस्याएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण करना। तो जो अभिलेख होते हैं उन पर जो अक्षर होते हैं वो बहुत हल्के ढंग से उत्कीर्ण होते हैं। मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप लिखते लिखते यहाँ कुछ आपको हल्का हल्का सा लिखा हुआ दिख रहा है और फिर सही लिखा हुआ है, मतलब कुछ कुछ मिट रहा है और कुछ सही लिखा हुआ है। तो आप क्या है, आप ढंग से उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हल्के ढंग से जब वो उत्कीर्ण होते हैं तो आप उसे सही तरीके से जो है वो नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो अब जैसे है अभिलेखों का नष्ट होना। तो जो अभिलेख है, हमें वो सारे अभिलेख जो है वो नहीं मिल पाए हैं, कुछ अभिलेख जो है वो नष्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो अभिलेख नष्ट हो जाते हैं और जो उनमें से कुछ कुछ अक्षर होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, जिससे कि उनका अर्थ जो है वो पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक अभिलेख है, ठीक है, ये अभिलेख है और इसमें कुछ अभिलेख है, और ये मान लीजिए आपकी किताब का पन्ना है, ठीक है। तो ये किताब का पन्ना, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, और ये अभिलेख उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपका किताब का पन्ना जो है, पेज है, वो फट जाए, ठीक है। अगर फट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता था, अभिलेख जो है वो टूट जाते थे, तो जिनसे क्या नाम है उनका वास्तविक अर्थ जो है वो नहीं अभिलेख नष्ट हो जाते थे, ठीक है। तो अर्थ जो है उसे निकालने में वो भी कठिनाई होती थी। तो और वास्तविक शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता। तो अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक वर्ड लिखती हूँ मैं, सीमा, ठीक है। सीमा का मतलब क्या होता है, सीमा का मतलब होता है लिमिटेशन भी होती है, सीमा का मतलब लिमिटेड, ठीक है। एक सीमा लगा दी तुम्हारे इस काम पे, तुम इससे ज़्यादा नहीं करोगे। सीमा का मतलब बॉर्डर भी होता है कि भारत चीन की सीमा, या फिर भारत नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा, ठीक है, ये भी होता है। और सीमा जो है वो एक नेम भी होता है, ठीक है, एक नेम भी होता है सीमा, एक नाम भी होता है। तो अब हमें इतने सारे जो शब्द, इतने सारे एक शब्द के इतने सारे अर्थ पता चल गए, ठीक है। तो हमें क्या अभिलेखों को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उनके वास्तविक अर्थ की हमें जो जानकारी है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती, या आसान नहीं होता उनकी पूरी जानकारी निकाल पाना। तो केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही लिखी होना। तो जो अभिलेख होते हैं वो केवल शासकों या फिर उच्च वर्ग के खास वजहों पर ही लिखवाए जाते हैं। तो ये किसी भी कारण, तो क्या होता है, ये कारण सभी जानकारी, इस कारण से क्या है, जो सभी जानकारी वो नहीं मिल पाती। तो उस काल में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, मतलब इस बारे में जो है वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। बस जो खास वजहों पर वो अभिलेख लिखवाते हैं, तो सिर्फ अभिलेखों से ही हमें जानकारी मिलती है, और जो वो चाहते हैं इस तरीके से बस वही जानकारी हमें मिल पाती है, पूरी तरह से जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो अब इसमें है अनुवाद ना हो पाना, ठीक है। तो अनुवाद की समस्या, तो हड़प्पा की तरह ही, जैसे हड़प्पा में जो अभिलेख मिले हैं उनका अर्थ जो है हम अभी तक नहीं पता चल सका, हमें अभी तक उनका अर्थ नहीं निकाल
निकाल सके और ना ही सभी अभिलेखों का अनुवाद हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो उनमें जानकारी दी गई है हमें वो भी नहीं पता चल पा रही। तो जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं ना तो हम उन सभी अभिलेखों का अर्थ निकाल पाए हैं। और जैसे कि आप हड़प्पा की लिपि देख लीजिए, वो अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, ठीक है। तो उसमें जो है वो समस्या हो सकती है, ठीक है। तो हर किसी अभिलेख में जो हमें, जब हम उसे नहीं पढ़ पा रहे, उसका अनुवाद नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें जानकारी प्राप्त करने में समस्या होगी, ठीक है। रोज़मर्रा की प्रक्रियाओं का पता ना चलना, तो अभिलेख लिखवाना एक जो जटिल कार्य होता था, इसे धनी और समृद्ध व्यक्ति ही द्वारा ही लिखवाया जाता था। तो जो हमें रोज़ के कार्य होते थे उनका पता नहीं चलता था। और इसमें ये भी है कि जो हमें सच्ची जानकारियाँ नहीं मिलती, तो मतलब अगर कोई राजा अभिलेख लिखवा रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी बुराई थोड़ी लिखवाएगा, है ना। तो वो अपने बारे में अच्छा ही अच्छा लिखवाएगा। तो इसलिए हमें जो है वो सच्चाई भी पता नहीं चल पाती और जो रोज़मर्रा की प्रक्रिया होती थी उनका भी पता नहीं चल पाता। आम जनों की जानकारी ना मिलना, तो जो वहाँ के आम लोग होते थे, जैसे अभिलेख से हमें साधारण व्यक्तियों जैसे कौन से किसान हो गए, मजदूर, शिल्पकार के जीवन के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जो आम लोगों की हमें जानकारी नहीं मिल पाती अभिलेखों से, तो ये जो है एक बहुत मतलब अभिलेखों की एक समस्या है या फिर कमी है या सीमा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।